तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। लोकेश कुमार जी और तमाम साथी, कई साथियों का नाम नहीं लिखा रहता है, मृत्युंजय जी, चंदन कुमार जी, विपिन जोशी जी, दुष्यंत कुमार जी, सभी को नमस्कार, बहुत स्वागत। और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ आपका हौसला अफजाई करने के लिए। और आप लोग अपने आप को टेस्ट करिए आज के मॉक टेस्ट में, और ये देखिए कि आप प्रियॉरिटी सेक्टर के बारे में कितना जानते हैं। प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक तो बैंकिंग कार्य करने के लिए भी, साथ ही साथ प्रमोशन एग्जाम्स के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से अधिकतम सवाल जो है प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग के आते हैं, उसी से कोरिलेशन भी रहता है। तो प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग को तो एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी, पांच बारी जरूर देख लीजिए, क्योंकि प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग आपके मन मस्तिष्क में छप जाना चाहिए। क्योंकि जब आप बैंक में काम करते हैं तो हर चीज की प्रियोरिटी होती है। आप व्यक्तिगत जीवन में जीते हैं तो हर चीज की प्रियोरिटी होती है, ठीक उसी तरह बैंकिंग में भी प्रियोरिटी है। और वो प्रियोरिटी क्या है? प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग। आप बैंकिंग व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी होगी। तो सभी साथी जो हैं जुड़ चुके हैं, एक बार सभी साथियों का फिर से औपचारिक तौर से स्वागत। और आज हम लोग प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग पे मॉक टेस्ट करने वाले हैं, एमसीक्यू सवालों का सामना करने वाले हैं। तो आपकी इजाजत लेते हुए मैं पहला प्रश्न जो है लेना चाहूँगा। लेकिन ये जो सेशंस है सिर्फ आप लोग के हौसला अफजाई के लिए आया हूँ मैं। आप लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारे मटेरियल होंगे, आप लोगों ने कई बार पढ़ भी लिया होगा। लेकिन इसमें अगर आप इस मॉक टेस्ट को करेंगे तो आपका जो आत्मविश्वास है काफ़ी बढ़ेगा, और मन में कोई डाउट है तो उसको भी हम लोग साझा कर पाएंगे और उसको ठीक तरीके से क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि इसमें कैसे सवाल आ सकते हैं और कैसे कैसे सवाल आएंगे, तो उनका सामना किस तरीके से करना है। तो जो प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग है, एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम लोग नेशनलाइज बैंक की बात करें तो 5 से 6 सवाल भी आते हैं, और वही जो 4 से 5 सवाल जो है रीजनल रूरल बैंक में भी आते हैं। तो प्रियॉरिटी सेक्टर की गाइडलाइन में बड़े बदलाव हुए हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग में 4 सितंबर 2020 को परिवर्तन किया गया है, और बीच बीच में बहुत सारे जो हैं चेंजेस किए गए हैं। तो उन सभी चेंजेस पे हम लोग आने वाले समय में भी बात करेंगे और आज के सेशन में भी बात करेंगे। तो प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के नीति नियमों के हिसाब से बैंकों को अपना व्यवसाय तो करना होता है, साथ ही साथ जो सरकार की प्रायोरिटी है उसको उसके लिए भी काम करना होता है। तो वो कैसे होगा? सरकार ने एक लक्ष्य दिया गया है, एक टारगेट दिया है कि आप बैंकिंग व्यवसाय कर रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा इसमें करना ही करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको जो है पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो उसको बोलते हैं प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो आरबीआई के नियमों के हिसाब से बैंकों को लोन का कुछ हिस्सा देश के डेवलपमेंट के कामों के लिए देना होता है, जो भारत सरकार द्वारा डिसाइड किया गया है, जिसे प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग कहते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर, और आप लोग भली भांति अभी परिचित होंगे कृषि कानून पे कितने सारे विवाद चल रहे हैं, कृषि कानून वापस लेने पड़ गए। तो एग्रीकल्चर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा जो सेक्टर है वो है एमएसएमई, एमएसएमई है। तीसरा सेक्टर है एक्सपोर्ट क्रेडिट, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। तो ये जो आइटम्स हैं वो प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग है, जिनमें काम करने पर देश के डेवलपमेंट का सीधा जो है वो वहां पर कनेक्ट होता है, और देश जो है एक बड़े विकास की धारा में प्रवाहित होता है। तो इसी सेक्टर को जो बोलते हैं प्रियॉरिटी सेक्टर। तो प्रियॉरिटी सेक्टर के इस जो तमाम पहलू हैं उनको आपको डिटेल रूप में जानने की जरूरत है। एक एक टॉपिक को अच्छे से जानना चाहिए। जैसे बैंकर होने के नाते आप प्रियॉरिटी सेक्टर में कितना बेहतरीन काम कर सकते हैं, कब? जब प्रियॉरिटी सेक्टर के एक एक पहलू को उतने अच्छे से जानेंगे। तो आज डिटेल रूप से तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, आज आपको सवालों के साथ सामना करना पड़ेगा। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल मेरा रहेगा, जवाब आपका रहेगा। बीच में कोई डाउट है तो हम उसको क्लियर करेंगे। तो सवाल पहला हम स्क्रीन पर ले रहे हैं
ये है सवाल नंबर 1 आपके स्क्रीन पर देखिए। एज पर द न्यू प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स विथ 20 ब्रांचेस एंड एबव क्या प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट है, ये सवाल पूछा गया है। और आपके ऑप्शन दिए गए हैं 40% ऑफ ANBC RCOB whichever is higher, 18% of ANBC RCOB whichever is higher, 75% of ANBC और 60% of ANBC। तो कितना बढ़िया सवाल पूछा है। एक मूलभूत सवाल इसको बोलेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार जो नई गाइडलाइन जारी किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, तो उसमें जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंकों और फॉरेन बैंक जिनकी 20 से अधिक शाखाएं हैं, उनके लिए कितना लक्ष्य रखा गया है कि उनको अपने बैंक के लिए जो देश के डेवलपमेंट के लिए जो बैंक का लोन देंगे उसका कुछ हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर में लगाना है। तो वो हिस्सा कितना है, वो लक्ष्य कितना है। जो भी लक्ष्य दिए जाते हैं वो ANBC और COB पे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर 40% ऑफ ANBC ये जो है इसका जो टारगेट दिया गया 40% ऑफ ANBC। कहने का तात्पर्य ये है अगर आप 100% लोन दे रहे हो तो उसका 40% लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर में होना चाहिए। और प्रायोरिटी सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर वीकर सेक्शन। तो ये जो है प्रायोरिटी सेक्टर के हिस्सा हैं। तो आपको ये एक समग्र रूप से ये टारगेट दिया गया है 40% ऑफ ANBC। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला सवाल जो है आपके लिए, व्हाट इज द टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट फॉर रीजनल रूरल बैंक एज पर न्यू गाइडलाइन। अब ये फटाफट आप लोग टाइप करके बता दीजिए कि पहले सवाल था जो डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक जिनकी 20 या 20 से अधिक शाखाएं थी उनके लिए टारगेट था। और अभी जो सवाल नंबर 2 है आपसे पूछा गया है कि प्रायोरिटी सेक्टर का जो टोटल टारगेट है एज पर न्यू गाइडलाइन रीजनल रूरल बैंक के लिए कितना है। और आप देखिएगा इन टारगेट में से जो सवाल है वो क्लियर सवाल पूछे जाते हैं और आपके सभी जो प्रमोशन एग्जाम आने वाले उसमें इसको अपना स्थान जो है ये सवाल जो है सुनिश्चित करते हैं। तो रीजनल रूरल बैंक के लिए बड़े चेंजेस किए गए हैं, उनको सशक्तिकरण किया जा रहा है, उनको मर्जर किया जा रहा है, उनमें पूंजी का निवेश किया जा रहा है। साथ ही साथ देखिएगा जो रीजनल रूरल बैंक हैं उनमें पहले जो प्रायोरिटी सेक्टर जो टारगेट दिए गए थे उनका निर्धारण जो है टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस से किया जाता था। अभी उसमें बदलाव किए गए हैं, उनको ANBC एंड COB पे किया गया है और उसको जो है और भी जो काम है मजबूत काम उसमें करने के लिए सीधे जो है तैयार किए जा रहे हैं। तो इसीलिए उनको जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण एरिया में जो विकास है उनको करने के लिए ग्रामीण बैंक को लक्ष्य दिए गए हैं। इसलिए इनका प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट देखिए कितना ज्यादा है, वो है 75% ऑफ ANBC और COB whichever is higher। कितना है? 75%। तो इसी में कंफ्यूजन क्या कर देगा, 75% ऑफ आउटस्टैंडिंग ऐसा कर देगा जो कि पहले था। तो बैंकिंग में अगर प्रमोशन एग्जाम ले रहे हैं तो 1 साल पहले का पढ़ने का कोई मतलब नहीं, आपको ताजा ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जिस इसमें पूरे चीजें जो हैं बदलाव हो जाते हैं। इस बार भी लगभग 100 बदलाव हो चुके हैं जिनमें से 40 से एक बदलाव तो हम लोग कर चुके हैं, 50-60 बदलाव और छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं, आने वाले सेशंस में आपको मिलेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल पर। आपके स्क्रीन पर अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 आपके पास है और सवाल नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट इज द टारगेट ऑफ एडवांसेस टू माइक्रो एंटरप्राइजेस फॉर फॉरेन बैंक विथ लेस देन 20 ब्रांचेस। यहाँ पर पूछा गया है अगर कोई विदेशी बैंक है जिसके 20 से कम शाखाएं काम करती हैं तो उनके लिए माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए क्या लक्ष्य दिए गए हैं। तो विदेशी बैंक के लिए पूछा गया है। नॉर्मली अगर देखा जाए डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक के लिए तो जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं तो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनका जो लक्ष्य दिया गया है 7.5% ऑफ ANBC और COB whichever is higher। लेकिन यहाँ पर फॉरेन बैंक के लिए पूछा गया कि फॉरेन बैंक के लिए क्या लक्ष्य दिए गए हैं। तो फॉरेन बैंक के लिए
ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, तो यहाँ पर उसका उत्तर होगा नन, मतलब नॉट एप्लीकेबल, या इनमें से कोई नहीं। तो फॉरेन बैंक के लिए ऐसा कोई लक्ष्य नहीं दिया गया। अब यहाँ पर समझते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेस क्या होते हैं। तो माइक्रो इंटरप्राइजेस, पहली बात तो इंटरप्राइजेस समझिए। इंटरप्राइजेस क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होता है, सर्विस से जो इंटरप्राइजेस होते हैं। फिर उनको जो है कैटेगराइज किया गया है माइक्रो इंटरप्राइजेस में, स्मॉल इंटरप्राइजेस में और मीडियम इंटरप्राइजेस में। और ये जो कैटेगराइजेशन है, ये जो डेफिनेशन है, उनके जो एक कंपोजिट जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर और टर्नओवर को जो है मिलाकर किया गया है। तो जो माइक्रो इंटरप्राइजेस है उसका जरा टाइप करके बता दीजिए उसका। ऐसे इंटरप्राइजेस जिनमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा तो उसको माइक्रो इंटरप्राइजेस कहेंगे। तो हमारे सुदीप्तो सरकार जी ने टर्नओवर बता दिया, ईसा दास जी ने इन्वेस्टमेंट बता दिया। तो ऐसे यूनिट, ऐसे इंटरप्राइजेस जिनमें इन्वेस्टमेंट, मतलब उस इंटरप्राइजेस को, मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री लगा रहे हैं, और फैक्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ तक है, तो कौन सा इंटरप्राइजेस कहलाएगा, वो माइक्रो इंटरप्राइजेस कहलाएगा। और अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो माइक्रो इंटरप्राइजेस कहलाएगा। तो ये जो है आपका माइक्रो इंटरप्राइजेस हुआ। तो फॉरेन बैंक के लिए कोई टारगेट नहीं है और डोमेस्टिक बैंक के लिए 7.5% है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, शानदार सवाल, बेहतरीन सवाल। व्हाट इज द टारगेट फॉर एडवांसेस टू वीकर सेक्शन फॉर रीजनल रूरल बैंक। ये काफी बार पूछा जाता है कि जो ग्रामीण बैंक हैं, नए प्रियोरिटी सेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से ग्रामीण बैंक के लिए जो वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन के लिए टारगेट क्या है। तो वीकर सेक्शन के लिए टारगेट क्या है, ये जो है प्राय मैक्सिमम जो है पूछा जाता है कि व्हाट इज द टारगेट फॉर एडवांसेस टू वीकर सेक्शन ऑफ आरआरबीज। तो आरआरबी के लिए वीकर सेक्शन का टारगेट 10%, 15% कि 12%, ये पूछा गया है। तो आप देखिए जो रीजनल रूरल बैंक का जो लक्ष्य है वो वीकर सेक्शन का ज़्यादा ही होगा, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक जो है कहाँ काम करते हैं, रीजन छोटे छोटे गाँव में काम करते हैं, तो इनके लिए लक्ष्य जो है ज़्यादा रखा गया है। और ये लक्ष्य है 15% ऑफ ANBC आर COB विच एवर इज हायर। अब यहाँ पर मुद्दे की बात ये आती है कि वीकर सेक्शन होता क्या है। अगर हिंदी में समझें तो कमजोर तबके के वर्ग, कमजोर तबके के जो लोग होते हैं उनको जो है अपग्रेड करने के लिए, उनकी आर्थिक सुधार करने के लिए, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनको जो है वित्त पोषण किया जाता है, वित्त सहयोग दिया जाता है, जिसको बोलते हैं वीकर सेक्शन को एडवांसेस करना। तो उसके लिए वीकर सेक्शन किसको कहलाएंगे, वीकर सेक्शन ऐसे हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। सोचिए गांव में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर रहते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो वीकर सेक्शन। अब यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर भी आता है, ज्यादातर बार पूछा जाता है कि स्मॉल फार्मर कौन होता है, मार्जिनल फार्मर कौन होता है। तो यहाँ पर लिखा है सुदीप्तो जी ने, नो रेस्ट 12%, ये आरआरबी के लिए 15% है। बाकी जो डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक है अदर्स के लिए जो है 12% ऑफ ANBC है। अब इसलिए 12% वहाँ रखा गया। मान लीजिए कोई बड़े अर्बन जगह रहते हैं तो वहाँ पर कैसे होगा, ग्रामीण बैंक तो ज़्यादातर ग्रामीण एरिया में होता है, इसलिए उनको लक्ष्य ज़्यादा दिए गए हैं। तो मैं यहाँ कह रहा था कि वीकर सेक्शन क्या होता है। तो वीकर सेक्शन में जैसे अगर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को एडवांस देते हैं तो वहाँ वीकर सेक्शन होता है। मार्जिनल फार्मर ऐसे जिनको 1 हेक्टेयर लैंड होल्डिंग होता है, और स्मॉल फार्मर ऐसे जिनके पास 2 हेक्टेयर तक लैंड होल्डिंग होता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल जो है आपके प्रमोशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर होता है अगर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको लोन दिया गया तो वो वीकर सेक्शन कहलाता है। अब माइनॉरिटी कम्युनिटी में क्या क्या आता है, जैसे मुस्लिम्स आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, सिख्स आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, जैन आते हैं, पारसी आते हैं। तो ये जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं। तो आप जोरस्ट्रियन आते हैं। ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो लोन दिए जाते हैं वो भी वीकर सेक्शन का हिस्सा होते हैं। फिर अगर कोई ऐसा लोन जो विकलांग लोगों को दिया जाता है तो वो वीकर सेक्शन का हिस्सा होते हैं। तो लोन टू द डिजेबल पर्सन वीकर सेक्शन का हिस्सा होंगे। अगर SC ST बेनिफिशरीज हैं, अगर कोई हितग्राही शेड्यूल कास्ट
शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में आता है तो वो भी वीकर सेक्शन कहलाएगा, वो कहलाएगा वीकर सेक्शन का एडवांसेस। और जो वुमेन बेनिफिशरीज हैं जिनको 1 लाख रुपए तक लोन दिया गया है तो वो वीकर सेक्शन के कहलाएंगे। अगर आर्टिशन है, देखिएगा आप जब गांव जाते हैं ना, हमारे महबूब आलम जी के अगर गांव जाएंगे, है ना, या चंदन कुमार जी के अगर गांव जाएंगे तो गांव जाते समय गांव में एंटर करते हैं तो एक काश्तकार बैठा रहता है, एक बांस का जो बर्तन वगैरह बनाते रहता है, बांस के सामान बनाते रहते हैं, एक लोहार मिल जाएगा, है ना महबूब आलम जी? हाँ हाँ कर रहे हैं, है ना, आप एग्री कर रहे हैं? हाँ रहता है बोल रहे हैं। तो आप जाएंगे तो वहां पर देखिए एक लोहार रहता है, वो अपने सारे जो एग्रीकल्चर औजारों को ठीक करता रहता है। तो ये जो आर्टिशियन विलेज एंड कटेज इंडस्ट्री के जो काश्तकार हैं, इनको अगर लोन 1 लाख रुपए तक दिया गया तो आप वो वीकर सेक्शन का हिस्सा होता है। फिर आपके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको फाइनेंस करते हैं तो वीकर सेक्शन का हिस्सा होता है। लोन टू पुअर पर्सन, अगर कोई गरीब लोग हैं गांव में रहते हैं और अगर उनको जो है रूरल डेप्ट सब कहते हैं, तो लोन टू पुअर पर्सन ऐसे लोग जो पुअर पर्सन जो है कहीं का साहूकार से लोन लिए रहते हैं, उनको लोन चुकाने के लिए लोन दिया जाता है जो आप लोग देते नहीं हैं, है ना, और मतलब हिम्मत नहीं आती है कि उसको कैसे लोन दिया जाए। तो ये जो लोन होता है वीकर सेक्शन होता है। बेन जो डीआरआई लोन है जिसमें डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 4% रेट मिलता है, हाउसिंग लोन दे सकते हैं उसमें 20,000 तक, अदर के लिए 15,000 तक, वो भी डीआरआई लोन है, वीकर सेक्शन होता है। तो ये वीकर सेक्शन का टारगेट 15% है। चलिए अब एनआरएलएम है, एनयूएलएम है, ये सारे जो बेनिफिशरीज हैं वो वीकर सेक्शन के होते हैं। चलिए अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, इस सवाल का जवाब आपसे हम चाहेंगे शानदार तरीके से। ये सवाल देखिए, ये तो बेहतरीन सवाल है, तो ये सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिए। बहुत ही नया सवाल है, ताजा सवाल है कि लोन अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग वेयरहाउस रिसीट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स सब्जेक्ट टू ए लिमिट अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत जो भी किसान हैं अपनी उपज को जो है तुरंत पैदावार आया तो उपज को अगर बाजार में तुरंत बेचेंगे, हो सकता है बाजार का रेट अभी कम चल रहा है, तो ऐसे किसान उसको क्या करते हैं, वेयर हाउस में रख देते हैं। तो वेयर हाउस में जब रख देते हैं लेकिन पैसे तो उनको तुरंत चाहिए, है ना, तो उस वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट जो लोन दिया जाता है वो कितना होना चाहिए, जो 12 महीने के अंदर रिपेमेंट होगा। तो एक किसान जो है अपना इतना मेहनत करता है, उसकी फसल जो है उतनी अच्छी आती है, लेकिन किसान जो है तुरंत जो है पैसा चाहिए होगा। आप देखे होंगे महबूब आलम जी, नींद तो नहीं लग रही ना? अच्छा जगह है, जगह है। तो आप देखे होंगे कि जो किसान है उनके पास फसल आता है, वो तुरंत फटाफट उसको बेच देते हैं, और उसके बाद जो है बेचने के बाद कि उसको जो है जो तुरंत बेचेंगे तो उस ठीक तरीके से कीमत नहीं मिल पाती है। तो किसान क्या चाहता है कि उसकी इतनी मेहनत है उसको अच्छी कीमत मिले। सत्यम झा जी लिखते हैं 100 पार्टिसिपेंट, वाह रात को जगह हैं। क्या बात है सत्यम जी, 100 पार्टिसिपेंट हो गए, है ना। कहाँ से आ गए भैया, कौन से मोहल्ले से आ गए, कहाँ से बुला लिए सत्यम जी? 100 लोग तो बुला लिए, आज तो पार्टी है फिर, है, लेकिन आप ही बुलाए होगे। अगर रात भर जागने की और औरों को जगाने की आदत हो जाए, मजा आ जाए अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए। तो जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो वही इंसान रात भर जागता है, और आप लोग रात भर जागे हैं, अभी जाग रहे हैं, तो ये जरूर है जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है वो भी पावत है, लेकिन सुबह पावत है, सुबह पाएगा। तो लोन अगेंस्ट प्लेज ये जो है इसमें पहले 50 लाख था, अब इसको बढ़ा के 75 लाख कर दिया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा। तो लोन अगेंस्ट प्लेज एंड हाइपोथिकेशन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये 75 लैक्स है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। ये पहले 50 लाख था जिसे बढ़ाकर 75 लैक्स कर दिया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, लोन्स फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट टू एन एग्रीगेट सैंक्शन ऑफ लिमिट ऑफ रुपीज हाउ मच पर बारोवर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत मैक्सिमम फाइनेंस पर बारोवर कितना है जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है,
तो देखिए एग्रीकल्चर के 3 हिस्सा होते हैं, एक होता है फार्म क्रेडिट, एक होता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है एग्रीकल्चर एंसिलरी सर्विसेज। तो यहाँ पर सवाल किसका पूछा गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है ना, आप याद करिएगा, जो कोल्ड स्टोरेज है, मतलब जो स्टोरेज के लिए है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया, वेयर हाउस हो गया, मार्केट यार्ड हो गया, रूरल गोडाउन हो गया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो खेती किसानी करते हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, है ना। तो उनको ठीक तरह से रख रखाव करना, तो उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउसेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी एक है। दूसरा है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह सड़क, बिजली, पानी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक उसी तरह खेती किसानी के लिए सॉइल कंजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। वाटर सेट डेवलपमेंट होगा, पानी की व्यवस्था कराने उनके लिए, है ना। फिर प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, सीड प्रोडक्शन, अच्छे बीज का उत्पादन करना, बायोपेस्टिसाइड। तो ये जो तमाम जो मैंने अभी गतिविधि बताई है, ये एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हैं। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर कोई काम करना चाहता है और बैंक के पास आए, हमारे महबूब आलम साहब के पास आए कि मुझे लोन दे दीजिए साहब, मैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना चाहता हूँ, तो आप पूछेंगे क्या काम करना चाहते हो? तो वो बोलेगा सर मैं रूरल गोडाउन बनाना चाहता हूँ, मैं मार्केट यार्ड बनाना चाहता हूँ, मैं सीड प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, मैं टिश्यू प्लांट टिश्यू कल्चर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे लोन दे दीजिए। तो ऐसे लोगों को जब हम लोन देते हैं तो वो कितना करोड़ का लोन होगा? मैक्सिमम तो प्रायोरिटी सेक्टर का होगा, वो होगा 100 करोड़ पर बारोवर। क्या होगा? 100 करोड़ पर बारोवर। और 100 करोड़ पर बारोवर जो है मैक्सिमम ये लिमिट है, ये प्रायोरिटी सेक्टर। जिस तरह 100 पार्टिसिपेंट हुए, ये 100 करोड़ हो गया, देखिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 7 देखिए, लोन्स अप टू रुपीज हाउ मच करोड़ फॉर स्टार्टअप एज पर डेफिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो जहां भी स्टार्टअप आया, अभी ये नए प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइन में जो स्टार्टअप को जो है आपको शामिल किया गया है, तो ये जो नए स्टार्टअप हैं उनको जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हैं, उन्होंने स्टार्टअप जो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी में शामिल हैं, तो एग्रीकल्चर में क्या होगा? अगर लोन टू डायरेक्ट फार्मर है, लोन टू फार्मर फॉर प्री एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग है, लोन टू फार्मर अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीट है, लोन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। साथ ही साथ अलाइड एक्टिविटी में जो फिशरी, डेयरी, है ना, ये ट्रैक्टर लोन, अलाइड एक्टिविटी जो आपका पोल्ट्री, ये सारा चीज करते हैं। तो इसके लिए कितना स्टार्टअप दिया गया है? ये 50 करोड़। तो जहां भी स्टार्टअप आएगा ना, तो वहां पर 50 करोड़ कर लीजिएगा, ठीक है श्रीमंता जी। 50 करोड़ स्टार्टअप आया मतलब 50 करोड़, चाहे वो एमएसएमई का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, 50 करोड़ टिक लगा के आ जाइएगा। बाद में जब आप सीनियर मैनेजर बन जाएंगे, तो एक आध बढ़िया सा प्रोजेक्ट देख के उसको भी फाइनेंस करवा दीजिएगा अपने हेड ऑफिस से सैंक्शन करा के। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, सवाल नंबर 8 देखिए। सवाल नंबर 8 क्या कहता है? व्हाट इज द टारगेट फॉर एडवांसेस टू वीकर सेक्शन फॉर डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक? ये है ना जबरदस्त बात। क्या लिखा गया है कि डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक के लिए वीकर सेक्शन का टारगेट कितना है? इसके पहले हम लोग बात किए थे वीकर सेक्शन का टारगेट किसके लिए? आरआरबी के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं वीकर सेक्शन का टारगेट किसके लिए? डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक के लिए। तो डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक के लिए टारगेट अलग है, ग्रामीण बैंक के लिए टारगेट अलग है। और हम बात किए थे वीकर सेक्शन के लिए क्या क्या चीजें होती हैं। तो वीकर सेक्शन कमजोर तबके के लिए, जैसे आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, और जो बेनिफिशरीज हैं एनआरएलएम, एनयूएलएम, एसएचजी, तो इनको वीकर सेक्शन कहा जाता है। माइनॉरिटी कम्युनिटी, एससी एसटी बेनिफिशरी, डिजेबल पर्सन, वुमेन बेनिफिशरी 1 लाख तक, तो ये इनको जो है डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक में जो लक्ष्य दिया गया है वो है 12% ऑफ एएनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर। तो एएनबीसी का फुल फॉर्म हो गया
एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। COB का फुल फॉर्म हो गया क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो ये उनमें से जो भी हायर होगा उसका 12% जो है टारगेट दिया गया है। वीकर सेक्शन फॉर डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक। वाह, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, सवाल नंबर 9। ए सैंक्शन लिमिट अप टू हाउ मच रुपीस करोड़ पर बारोवर अंडर एक्सपोर्ट क्रेडिट विल बी द पार्ट ऑफ प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग फॉर डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक। तो जो डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक है ना, वो अगर एक्सपोर्ट क्रेडिट करते हैं तो वो क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है कि अगर किसी बोरोवर को एक्सपोर्ट क्रेडिट करते हैं तो कितना रुपए तक अगर लोन अगर देते हैं तो वो प्रियोरिटी सेक्टर का हिस्सा कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रियोरिटी सेक्टर का हिस्सा है एक्सपोर्ट क्रेडिट। वो क्यों है हिस्सा प्रियोरिटी सेक्टर का, बताइए? क्योंकि भारत में बनी हुई सामग्री, भारत में बनी हुई चीज अगर विदेश भेजी जा रही है तो माल किस में आएगा? महबूब आलम साहब, है ना, राजीव कुमार जी, विभूति नारायण जी, चंदन कुमार। तो अब बताइए कि भारत में बनी हुई सामग्री अगर हम, भारत में लोग जो हैं, जो होनहार एंटरप्रेन्योर हैं, उनको हम लोन देते हैं और वो ऐसी सामग्री बनाते हैं जो विदेश में उसका डिमांड हो, विदेश भेजी जा रही हो, तो कितना डॉलर में आएगा? फॉरेन एक्सचेंज में आएगा ना सुचित्रा जी? हाँ, तो सुचित्रा जी आज्ञा, हाँ, तो वो क्या होगा कि विदेश से आएगा, फॉरेन एक्सचेंज में, विदेशी मुद्रा में आएगा। तो विदेशी मुद्रा में आएगा तो हम, हमारे यहाँ अच्छा लगेगा ना, है ना, बहुत बढ़िया लगेगा। तो इसीलिए इसको प्रियोरिटी सेक्टर में रखा गया है। तो प्रियोरिटी सेक्टर में रखा गया है तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो पर बारोवर इसकी लिमिट जो है बढ़ाई गई, पहले 25 करोड़ थी, अभी उसको 40 करोड़ कर दिया गया है। तो 40 करोड़ की लिमिट है प्रियोरिटी सेक्टर में। और जो एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए था, उसमें एक्सपोर्ट क्रेडिट में पहले 25 करोड़ था, जिसको बढ़ा के अभी वो कर दिया है 40 करोड़। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, सवाल नंबर आपका 10 आपके सामने है। बैंक लोन अप टू हाउ मच रुपीस पर बोरोवर फॉर पर्पस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विल बी एलिजिबल टू क्लासिफाइड एज प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो रिन्यूएबल एनर्जी, जो नेचुरल जो एनर्जी है, उससे जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है ना, और उनसे रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट पे जो लैंडिंग होगी, अगर ऐसा कोई बोरोवर आता है और वो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना चाहता है, प्रोजेक्ट लगाना चाहता है और उसके लिए लोन लेता है, तो पर बोरोवर वो कितना लोन लेगा? तो वो मैक्सिमम प्रियोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। तो इसका सही उत्तर है 30 करोड़ पर बोरोवर। तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अगर प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग की सीलिंग पूछी जाए तो कितना होगा पर बोरोवर? वो मैक्सिमम 30 करोड़ होगा, पर बोरोवर मैक्सिमम 30 करोड़ होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, सवाल नंबर 11 देखिए। बैंक लोन अप टू रुपीज हाउ मच पर बोरोवर फॉर बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज अंडर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन टायर 2 to टायर 6 cities will be eligible to be classified as priority sector lending। तो जो प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, अभी आपने कोविड महामारी ने, देखिए कैसे महामारी ने एकदम हड़कंप मचा दिया पिछले सालों। तो आप देखे होंगे होटल्स को भी ना हॉस्पिटल बना दिया गया, जो स्कूल थे उनको भी हॉस्पिटल बना दिया गया। आप देखे होंगे गांव में जो पंचायत भवन था वो भी हॉस्पिटल था। गांव में, कई गांव में देखेंगे सरपंच के घर को भी हॉस्पिटल बना दिए, बाड़ी को भी हॉस्पिटल बना दिए, स्कूल को भी हॉस्पिटल बना दिए। जो मंगल भवन बनाए रहते ना शादी वादी के लिए, उसको भी हॉस्पिटल बना दिए। मतलब जहां भी ऐसी जगह जहां फंक्शन वगैरह करते थे उनको क्या बना दिए? हॉस्पिटल बना दिए। मतलब हॉस्पिटल, इतनी जरूरत पड़ गई हॉस्पिटल की। उमेश जी बोलते हैं सर आवाज सुनाई नहीं दे रहा है ना? तो आवाज तो सुनाई देना चाहिए, इतने अच्छे से बोल रहा हूँ। तो ऐसे जरूरत को देख के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हो, लोग हॉस्पिटल बनाने में इन्वेस्टमेंट करें और बैंक से लोन लें, उसी उद्देश्य से भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के हिसाब से इसकी लिमिट बढ़ाई। और वो लिमिट क्या कर दिया?
पहले सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लिमिट थी वो थी 5 करोड़, लेकिन जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है अंडर आयुष्मान भारत, तो वो बढ़ाकर कर दिया, वो 10 करोड़ कर दिया। वो बढ़ाकर कितना कर दिया? 10 करोड़ कर दिया। तो ये आपका जो आंसर होगा 10 करोड़ होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 12, लोन फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज ड्वेल यूनिट्स ऑफ फाइनेंस अप टू हाउ मच इन मेट्रो सिटी विल बी क्लासिफाइड अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मरम्मत के लिए फाइनेंस लेना चाहता है, तो मेट्रो एरिया में अगर लेना चाहता है, तो कितना रुपए अगर उसको मरम्मत करने के लिए दिया जाए कि वो प्रियॉरिटी सेक्टर का हिस्सा कहलाएगा? प्रियॉरिटी सेक्टर की सीलिंग तो जो मेट्रो सिटी है उसके लिए पूछा गया है कि अगर कोई हितग्राही जो है अपने घर की मरम्मत करना चाहता है, अपने टूट फूट हुआ है उसको ठीक करना चाहता है, और अगर लोन के लिए अप्लाई करता है, तो बैंकों द्वारा दिया गया कितने रुपए का लोन जो है वो प्रियॉरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा? वो कितना होगा? वो है 10 लाख होगा। और अदर देन मेट्रो की अगर बात करें तो क्या होगा, जरा टाइप करके बता दीजिए। अदर देन मेट्रो में अगर ये बात पूछी जाए कि अगर अदर देन मेट्रो मतलब जो रूरल एरिया है ना, सेमी अर्बन एरिया है जहाँ पर आप लोग ज़्यादातर काम करते हैं, तो वहाँ पर ये क्या है, 6 लाख इसकी लिमिट है। आप सोचिए ना कि अगर एक घर की मरम्मत करना है तो कितना रुपया खर्च होगा। इसके लिए तो ज़्यादा लिमिट नहीं रखा है। अगर वो कोई 50 लाख लगा रहा है तो काहे का प्रियॉरिटी सेक्टर, फिर तो नॉर्मली है, बहुत मालदार पार्टी है। फिर तो नॉर्मली ले लो, प्रियॉरिटी सेक्टर नहीं, नॉन प्रियॉरिटी में चला रहेगा वो, है ना। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 13 देखिए। और ये सवाल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और बारंबार पूछा जा रहा है ये सवाल कि लोन्स टू इंडिविजुअल फॉर एजुकेशनल पर्पस इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज अप टू व्हाट अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज एलिजिबल फॉर प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग। अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को एजुकेशन लोन दिया जाता है, और वो एजुकेशन लोन चाहे वो वोकेशनल कोर्सेज हो, तो कितने रुपए तक के एजुकेशन लोन जो हैं प्रियॉरिटी सेक्टर का हिस्सा होंगे, है ना। आप बताइए। हाँ महबूब आलम जी बाहर घूमने निकल गए? बैठ जाइए, चाय 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 वगैरह बनवाइए, फिर अब क्या है। चाय बनाइए हमारे साथियों के लिए। देखिए 100 लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या सवाल है कि ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं अगर वो एजुकेशन करना चाहते हैं, होनहार हैं, तो उनको कितना रुपए का लोन जो है प्रियॉरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा? तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण सवाल है और इसका उत्तर हमारे नीरज कुमार जी, अरविंद जी, विभूति नारायण जी, तो इसका सही उत्तर है ₹20 लाख। 20 लाख का एक क्राइटेरिया दिया गया है। अगर सपोज मान लीजिए किसी को 25 लाख का लोन दिए, है ना, एजुकेशन के लिए, तो 20 लाख प्रियॉरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा और 5 लाख जो है नॉन प्रियॉरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। लेकिन अगर हाउसिंग लोन में जो दिया गया, जैसे मरम्मत के लिए 10 लाख है, अगर वो 15 लाख मांगता है, तो ऐसा उसमें 10 लाख प्रियॉरिटी का नहीं होगा, उसमें पूरा पूरा या तो प्रियॉरिटी होगा या तो नॉन प्रियॉरिटी होगा। 15 लाख दे दिए तो नॉन प्रियॉरिटी में चला जाएगा। लेकिन एजुकेशन लोन में ऐसा नहीं होता। एजुकेशन लोन में 20 लाख जो है, जो 20 लाख तक जो राशि है वो प्रियॉरिटी सेक्टर का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 20 लाख। अब आप अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए। ए बैंक इज परमिटेड टू इशू priority sector lending certificate up to how much percentage of previous year priority sector lending achievement। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बैंकें हैं उनको प्रियॉरिटी सेक्टर 40% अचीव करना होता है। ठीक है, प्रियॉरिटी सेक्टर अचीव करना होता है 40%, और अगर नहीं किए तो उनको RIDF में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो वो जो पिछले साल का प्रियॉरिटी सेक्टर अचीवमेंट है उसका कितना प्रतिशत वो प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। तो प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट ऐसा है कि मान लीजिए कोई बैंक जो है उतना एडवांसेस नहीं कर पा रहा है, पब्लिक को प्रियॉरिटी सेक्टर में लैंडिंग नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करते हैं, प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट जो है जारी करते हैं। और ये कितना कर सकते हैं, ये सवाल पूछा गया है। तो ईशा जी, सुदीप्तो जी, ये सब सही जवाब दे रहे हैं। इसका सही उत्तर है 50%। तो पिछले साल का जितना अचीवमेंट किए थे उसका 50% ही प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग
वो कर सकते हैं, सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। अदरवाइज उनका मतलब ये हुआ कि बाकी पैसा एक्चुअल में उन गरीब लोगों को, कमजोर तबके के लोगों को प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग के तौर पे दीजिए, और उस इसलिए यह क्राइटेरिया रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। टारगेट फॉर वीकर सेक्शन लोन्स is how much for the ANBC for commercial bank as on 31st March 2022। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनका जो वीकर सेक्शन का टारगेट कितना रखा गया है। वो ऑप्शन है 10%, 5%, 11%, 12%। और हमारे मैक्सिमम साथी जो हैं इसमें जो है डी बता रहे हैं, तो वो गलत नहीं हो गया। यहाँ सवाल देखिए, सवाल थोड़ा सा आप क्लियर से पढ़ लीजिए। सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पर कि वीकर सेक्शन का टारगेट 31 मार्च 2022 को, तो 22 मतलब आने वाला अभी जो मार्च क्लोजिंग है, तो मार्च क्लोजिंग में बोला गया है कि आपको कितना जो है लक्ष्य है। तो कॉमर्शियल बैंक के लिए जो मार्च 2022 का है वो 11% है, क्योंकि 31 मार्च 21 को था वो कितना 10%, 22 को 11%, 23 को 11.5% और 24 को 12%। तो 2024 को पूछेगा तो यहाँ पर 12% होगा, लेकिन यहाँ पर देखो 31 मार्च 2022 है, तो ऐसे सवाल एक आध आ जाएंगे, तो यहाँ पर 11 होगा, क्योंकि स्टेजेस में उसको पूरा करना है 12%। पहला क्या होगा, जो वीकर सेक्शन का 31 मार्च 21 को 10% था, फिर 22 को 11% है, और 23 को 11.5 होगा, और 24 को 12% होगा। चलिए इसी तरह से जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए भी दिया है ना, उसमें भी स्टेज वाइज है। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। विद इन लिमिट ऑफ 18% ऑफ एग्रीकल्चर अंडर priority sector lending, a target of how much percentage, whichever is higher, is prescribed for small and marginal farmer of ANBC or COB, whichever is higher। तो आप सोचिए इस सवाल का जवाब कि एग्रीकल्चर के अंदर एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो होते हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो होते हैं उन पर भारत सरकार चाहे कोई भी जो हमारे बैंक हैं उनको महत्ता देते हैं, क्योंकि ऐसे किसान जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, कम लैंड होल्डिंग है, 1 हेक्टेयर तक लैंड होल्डिंग है तो मार्जिनल फार्मर, 2 हेक्टेयर तक लैंड होल्डिंग है तो स्मॉल फार्मर। तो ऐसे लोगों को फाइनेंस ज़्यादा करने का होता है। तो जो 18% की लिमिट एग्रीकल्चर को दी गई है उनमें से कितना प्रतिशत जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए रखा गया है टारगेट, और ये टारगेट दिया गया 10% ऑफ ANBC। 10% ऑफ ANBC जो है इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। देखिए ये सवाल स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है, और जहां भी स्टार्टअप आया मैंने आपको बताया था, जो सवाल का जवाब दे दीजिए। लोन्स अप टू हाउ मच रुपीज करोड़ टू स्टार्टअप एज पर डेफिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट आर एंगेज्ड इन एक्टिविटी other than agriculture or MSME will be classified in priority sector lending। तो एग्रीकल्चर वाला पहला सवाल था, चाहे MSME का सवाल हो, अगर वो प्रियोरिटी सेक्टर की बात हो और स्टार्टअप की बात हो तो वो उसका सीधा उत्तर होगा 50 करोड़। 50 तोला, 50 तोला क्या है ना कि मूवी में तो यहाँ पर 50 करोड़। तो जो स्टार्टअप हैं जो एग्रीकल्चर अदर देन एग्रीकल्चर हो, SME हो, वो इंगेज हैं अगर एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर, तो वहां पर वो प्रियरिटी सेक्टर में कहलाएंगे अगर उनका एक्सपोजर जो है 50 करोड़ तक हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए इस प्रकार है। बैंक्स क्रेडिट टू रजिस्टर्ड NBFC, बैंक्स क्रेडिट टू रजिस्टर्ड NBFCs अदर देन MFI for on lending will be eligible for classification as priority sector for micro and small enterprises। तो जो बैंकें होती हैं वो तो डायरेक्ट एक फाइनेंस करती हैं, तो जब डायरेक्ट फाइनेंस करती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसे NBFCs को फाइनेंस कर रही हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को अगर फाइनेंस करती है बैंक,
और वो बैंकों द्वारा जो पैसा एनबीएफसी को जाता है, वो पैसा एनबीएफसी अगर और अपने आगे लोन देने के लिए यूज करता है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, तो कितने रुपए तक का लोन जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। तो यहाँ पर बैंक लोन दिया एनबीएफसी को, मान लीजिए 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ लोन दिया। अब वो एनबीएफसी अगर आगे हितग्राहियों को लोन देती है तो वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को कितने रुपए तक लोन दे तो प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। और इसका सही उत्तर है ₹20 लाख। बात समझ में आ गई। बैंक ने एनबीएफसी को लोन दिया 1000 करोड़, एनबीएफसी उसको अदर आगे लैंडिंग के लिए यूज कर रहा है, किसको देगा, हितग्राहियों को देगा। तो प्रायोरिटी सेक्टर की जो क्राइटेरिया है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में एलिजिबल होगा ऑन लैंडिंग के लिए, तो वो 20 लाख होंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए है। सवाल है, बैंक लोन्स टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अप्रूव्ड बाय एनएचबी फॉर देयर रीफाइनेंस for on lending up to how much rupees for individual borrower for purchase and reconstruction, construction of the individual dwelling units, or for slum clearance and rehabilitation of slum dwellers will be eligible to be classified under priority sector। तो जो बैंक हैं वो अगर देखिए क्या होता है, एक तो डायरेक्ट हाउसिंग फाइनेंस होता है और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट हाउसिंग फाइनेंस होता है। डायरेक्ट हाउसिंग फाइनेंस क्या हुआ, ये बैंक है, ये हितग्राही है, हितग्राही जो है बैंक के पास जाता है और वहीं से जो है वो लोन ले लेता है, डायरेक्ट फाइनेंस हो गया। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं तो बैंक्स उनको 1000 करोड़ लोन दिया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, हाउसिंग फाइनेंस प्रोजेक्ट बनाया, घर बनाया, और वहां से फिर वो फाइनेंसिंग कर रहा है एंड ऑन लैंडिंग कर रहा है इंडिविजुअल बॉरोवर को। तो ऐसे कंडीशन में जो पर डुअल यूनिट जो लोन होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा, कितना, ₹20 लाख। तो ₹20 लाख ये जो है हिस्सा होगा। तो ये आपको जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात आई तो 20 लाख, लेकिन अगर गवर्नमेंट एजेंसी या अदर कोई एजेंसी की बात आई तो 10 लाख। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को 20 लाख क्यों, बताइए क्यों? क्योंकि ये फोकस इसी में ही तजुर्बा है इनका घर बनाने में, इसीलिए इनको 20 लाख दिया गया है। अदर गवर्नमेंट जो अथॉरिटी हैं, अदर लोग हैं, तो उनको जो है बहुत सारे और अदर भी काम रहते हैं, एक्सपर्टाइजेशन नहीं रहता, इसीलिए उनको 10 लाख। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात आई तो उनको 20 लाख। चलिए आज के सेशंस का ये अंतिम सवाल लेते हैं, फिर हम आपसे जो है विदा लेंगे आज के सेशन में। तो सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, रिवाइज्ड टारगेट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर अंडर प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट। तो प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट में जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, जिनकी लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है उसको स्मॉल फार्मर, जिसकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से कम है उनको मार्जिनल फार्मर। तो इनके लिए रिवाइज टारगेट दिया गया है, और वो रिवाइज टारगेट क्या है आप बताइए। कई साथी 8% बता रहे हैं, लेकिन जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं उनका जो टारगेट है वो है 10% ऑफ ANBC और CEOB विच एवर इज हायर है। कितना है, 10% है। तो 10% ऑफ ANBC एंड COB विच एवर इज हायर है। जो पहले क्या था वो 8% था, पहले कितना था, 8% था। वो कब था, 31 मार्च 2021 को। 22 को अगर पूछा तो ये 9% होगा, 31 मार्च 23 को पूछा तो 9.5 होगा, और 31 मार्च 24 को पूछा तो कितना होगा, वो होगा 10%। तो रिवाइज टारगेट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वो कितना होगा, 10% ऑफ ANBC COB विच एवर इज हायर। तो जी हाँ साथियों, ये थे कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे मॉक टेस्ट या MCQ कहेंगे। हेलो सर कैसे हैं, बोल रहे हैं, शानदार हैं संदीप झा जी, शानदार हैं, जबरदस्त है, और आपने पूछा तो और बेहतरीन हो गए। टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, क्या बात है, जबरदस्त हैं। तो आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि आज जो सेशन पे हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट के बारे में बात किए हैं, साथ ही साथ और भी प्रायोरिटी सेक्टर के सवाल हैं, आने वाले समय में हम लोग जो है इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आप हमारे साथ बने रहेंगे तो किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौंका देती है, क्योंकि हमारे साथ बने रहेंगे तो मेहनत होता है, तो किस्मत तो आपके साथ है ही है। तो किस्मत आपके साथ है, मेहनत हमारे साथ है, तो सफलता जरूर मिलेगी, है ना।
तो जीवन में आप हमेशा सरल तरीके से लगातार अगर कोई चीज करते रहेंगे तो आपको जो मंजिल है मिल ही जाएगी। अगर आपकी मंजिल सामने है तो क्या करना है बताइए। अगर आपकी मंजिल सामने है तो आपने क्या करना होता है बताइए। आपकी मंजिल अगर सामने है तो आप क्या करेंगे, उस रास्ते चलते जाना है, मंजिल मिल ही जाएगी, है ना। आपको अगर एक मंजिल मिली है सामने तो आप क्या करिए, लगातार एक एक कदम उस पर चलते जाइए, मंजिल मिल जाएगी। और अगर आप कहीं रुक गए तो वहां पर मंजिल आगे बढ़ेगी नहीं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जब एग्जाम आएगा तभी पढ़ेंगे, तो इसीलिए वो साल भर अगर पढ़ते रहेंगे मंजिल की ओर तो जरूर सफलता मिलेगी। कहते हैं ना कि अगर मैं यूं ही चलता रहा तो एक दिन किनारा जरूर मिलेगा, अगर यूं ही अंधकार से लड़ता रहा तो एक दिन सवेरा जरूर मिलेगा, और अगर ठान ही लिया वहां तक जाना तो वहां तक के जाने का रास्ता भी जरूर मिलेगा। नीरज कुमार जी स्वागत है, स्वागत है। मच्छरदानी में चले गए नीरज जी। क्या बात है, खोलिए खोलिए माइक, खोलिए माइक खोलिए। जी आशीष सर। जी। हाँ जी। जी हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम नीरज जी, बढ़िया है। मच्छर हुआ ज्यादा है क्या उधर? जी सर, मच्छर बहुत है। अच्छा अच्छा, अपनी सुरक्षा जरूरी है ना। जी और कई बार आदत हो जाती है, तो आदत भी हो जाती है ना, जैसे शुरू शुरू जी में एक आध जगह आपकी पोस्टिंग हो गई रूरल जगह में, तो वहां पर आदत हो जी गई। सर। 3 साल पोस्टिंग हुआ, 3 साल मच्छरदानी लगाए। अभी वही नीरज कुमार जी मैनेजर बन के दूसरी जगह चले गए तो मच्छरदानी जरूर लगाएंगे। अब तो बिना मच्छरदानी की नींद ही नहीं लगती चाहे मच्छर हो के ना हो, है ना? तो कैसी चल रही है तैयारी जी सर। नीरज जी? शानदार चल जी रही सर। है। जी। हम्म। जी सर, बढ़िया चल रहा है। जगह हो इतना बहुत है। जी सर। हम्म। और संदीप सांगले जी, है ना? क्यों इतना दुखी क्यों हो? मुस्कुराइए मुस्कुराइए। हम्म। लोकेश कुमार झा जी, हाँ जी, टेंशन में क्यों हो? हाँ, इस तो घूर घूर के नहीं देखना है भैया, प्यार से देखिए, मोहब्बत से देखिए। चलिए, आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं कैमरा ऑन करके। और नहीं तो आज का सेशन यही समाप्त करेंगे, फिर हम लोग आगे जो है और सेशंस लाएंगे और लगातार ऐसे चलते रहेंगे सरल तरीके से। वाह, हाँ नीतीश सर, कुमार एक यादव। क्वेश्चन ये था हाँ हाँ। कि वो डीडी का रिवैलिडेशन कितना टाइम कर सकते हैं सर? वैसे तो पॉलिसी के हिसाब से एक ही बार कर सकते हैं, एक ही बार कर सकते हैं डीडी का रिवैलिडेशन। लेकिन कई कई बैंक 2 बार भी करते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में सवाल आए तो एक ही बार में टिक लगा दीजिएगा और आ जाइएगा। ठीक है, एक ही बार। कारण क्या है, उसका उद्देश्य देखिए। अगर डीडी का रिवैलिडेशन बार बार होगा तो ये कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इस्तेमाल होगा कि नहीं, है ना? मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इस्तेमाल होगा। अगर वो कहीं जी यूज कर लिया उसको, ठीक है, फिर वहाँ पैसा लेन देन कर लिया, अपना सामान लेन देन कर लिया, फिर आके फिर रिवैलिडेट कर दिया, तो मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगा। इसीलिए अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तैयार हैं और एकदम? एक क्वेश्चन सर और है। हाँ। हाँ सर, एक क्वेश्चन ये है, जो आज के एमसीक्यू में आया हुआ था कि कोई ब्रांच यदि शिफ्ट हो रहा है तो उसकी कितने दिन पहले सूचना करनी होगी, नोटिस लगानी होगी? तो बताइए उसमें बताइए। मैं तो कभी पढ़ा था 60 डेज, लेकिन हम्म। उस 90 डेज आ रहा है सर। वो 90 डेज गलत है, वो वाले तो एम सुधार 90 देंगे। डेज 90 डाला डेज, हुआ था। 60 डेज सही है, आप सही हम्म, पढ़े हो। हम्म। जी सर। क्या होता है, जहाँ पर ओके, ब्रांचेस थैंक नहीं, यू सर। जहाँ पर ना कोई भी दूसरे ब्रांचेस नहीं होते हैं वहाँ पर 60 डेज होते हैं, और जहाँ पर ब्रांचेस होते हैं वहाँ पर 30 डेज होता है। 90 डेज गलती हो गया होगा, उसको सुधार दीजिए। और मुझे व्हाट्सएप में बता दीजिएगा कौन सा मॉक टेस्ट में था, तो हम उसको भी सुधार देंगे। वाह निखिल जी, मस्त ठंडी पड़ रही है, जी शानदार सर जी। जबरदस्त। निखिल हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के होनहार साथी है, बहुत शानदार स्मार्ट लग रहे हैं यार, हैं? स्मार्ट वॉच भी है, हैं? क्या बात है, जबरदस्त। मैं तो आप थैंक यू लोगों से सर। बात करने आ जाता हूँ, अदरवाइज तो आप सारा तो मोबाइल में खोल के पढ़ लेते हो गया है ना? सारा ज्ञान तो मोबाइल पर है ही है। मैं तो आप लोगों को हौसला अफजाई करने आ जाता हूँ। अभिषेक जी देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, है ना? ऐसे ऐसे मुस्कुराने में अच्छा लगता है। हर वक्त गुल सर बनकर बैंक एक मुस्कुराना है क्वेरी है सर। जिंदगी, मुस्कुराहट गम भुलाना है जिंदगी। हार जीत कर मुस्कुराए तो क्या मुस्कुराए, हार कर मुस्कुराए तो मुस्कुराना है जिंदगी, तो मुस्कुराना है जिंदगी। तो हम तो ऐसे लोग हैं जो हार गए तब भी मुस्कुराएंगे, और जब हार गए तो तब और ज्यादा मुस्कुराएंगे।
और जब जीतेंगे तो मुस्कुराएंगे ही, है ना अभिषेक जी? सहमत हैं आप मेरी बात से? हाँ निखिल जी कुछ कह रहे थे। सर ये बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हमारा प्रमोशन का एग्जाम होने वाला है 11 तारीख को, तो सर उससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह या फिर पीडीएफ कब तक सर मिल जाएंगे? कल बैंक ऑफ बड़ौदा का हम सेशन करेंगे और कल के सेशन में बैंक ऑफ बड़ौदा से इम्पोर्टेंट चीज़ें का जो सेशन है कल रहेगा 1 घंटे का। समय वही 10 बजे का है, लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि कुछ कारण से लेट हो जाता हूँ, क्योंकि आने में ही लेट हो जाता हूँ। फिर और भी हैं, परिवार भी है, उनको भी मुस्कुराना पड़ता है, आप लोग के साथ भी मुस्कुराना पड़ता है, फिर कस्टमर लोगों के साथ भी मुस्कुराना पड़ता है ना। तो सभी जगह मुस्कुराना पड़ता है, तो यही इसीलिए थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन आप लोग जगह हैं, यही रात का समय हमारे साथ 12 बजे तक रहता है समय। फिर 12 बजे सो जाइए, फिर 5 बजे फिर उठ जाते हैं, फिर खेलने चले जाते हैं। फिर उसके बाद 7 बजे मतलब 8:30 बजे तक खेलते हैं। फिर शानदार चाय और जो भी आपका जो भी प्रोटीन वोटीन पीना है, फिर उसके बाद फिर नए सफर की ओर। रोज रणभूमि में जाना पड़ता है, रोज बहुत सारे कला कौशल्य ढाल हथियार लेके सामना करना पड़ता है। कस्टमर ऐसी थोड़ी ना आता है, वो भी आता है कुछ कुछ ले लेके आता है। क्या लेके आता है? बहुत सारे हथियार रहते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। तो बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। अगर नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। एक पत्थर से तो शीशा टूट ही जाता है, लेकिन पत्थर टूट जाए अब ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। कस्टमर आपके सामने बैठा है पत्थर लेके, आप ऐसा कुछ उसको उपाय कर दो कि वो पत्थर चकनाचूर हो जाए, है ना। क्या रहता है ना, बुड़ुम बड़ा बड़ा अस्त्र निकल जाता है, ऐसे ही करो। तो आप लोग इजाजत दें तो फिर हम लोग का आज का सभा समाप्त करें। निखिल जी बढ़िया तैयारी चल रही है आपकी, है ना। तो थोड़ा सा हाँ जी सर। फीडबैक दे दीजिए और आज के सेशन को एंड कर दीजिए। सभी को शुभकामनाएं दे दीजिए। दयानंद जी पहुंच रहे हैं हम पटना, स्वागत नहीं करिएगा? आएंगे। चलिए निखिल जी आज के सेशन पटना को, कब आ रहे हैं सर? पटना पहुंच रहे हैं हम 20 तारीख को। आवाज नहीं आ रही, किस साथी की आवाज है? हाँ अभिषेक जी माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए, आपको माइक ऑफ है, माइक्रोफोन। हाँ अभिषेक जी बोलिए। माइक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑफ है अभिषेक जी। हाँ अभी ऑन है। सर आपका जो सेशन है पटना में, उसमें यूबीजीबी के लिए, हाँ उसमें क्या सर्कुलर वगैरह भी डिस्कस होगा क्या वहाँ पे? हाँ सर्कुलर डिस्कस होंगे, इंटरनल डिस्कस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होंगे, नए जो चेंजेस आए हैं वो डिस्कस होंगे। तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और ऑफलाइन में क्या होता है, पूरा नेक टू नेक जिसको बोलते हैं एंड, जो एंड टू एंड जो इनक्रिप्टेड होता है ना, वो जाता है। तो और दूसरा फोकस होके वहाँ पर सारे मोबाइल्स बंद रहते हैं। आप 10 बजे से लेके 6 बजे तक पढ़ाई करिएगा, और ऐसे है कि उस हफ्ता पढ़ाई करके अगले हफ्ता एग्जाम दे दीजिएगा, इतना शानदार रहेगा। जी तो मैं ज्वाइन करना चाह रहा था वहाँ, उसका प्रोसेस सर मुझे मालूम नहीं है सर। तो प्रोसेस के लिए अलग से बात कर लेंगे, है ना, उसके लिए। तो अभी हम निखिल जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जरा हमारे साथियों को आप सुबह फोन कर लीजिएगा, मैं प्रोसेस बता दूंगा, है ना। प्रोसेस उसके लिए आसान है। निखिल जी आप सेशन को समाप्त कर दीजिए, हमारे साथियों का धन्यवाद कर दीजिए और एक बेहतरीन ये लाजवाब जितने भी साथी जुड़े हुए हैं हमारे इस बैंकिंग ज्ञान केंद्र पे, उन सभी को मेरी तरफ से, सर की तरफ से शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट कर दीजिए कि जिंदगी एक धुआं है, जाने कहाँ थम जाएगा। जिंदगी एक धुआं है, पता नहीं कहाँ थम जाएगा। जिंदगी एक धुआं है, जाने कहाँ थम जाएगा, और मेहनत कर ले मेरे साथी, जीवन सफल हो जाएगा। जिंदगी एक धुआं है, जाने कहाँ थम जाएगा, और मेहनत कर ले मेरे साथी, पता नहीं कब। मेहनत कर ले मेरे साथी, जीवन सफल हो जाएगा। मेहनत कर ले साथी, जीवन सफल हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, आपकी खुशियों और आपकी सफलता सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। एक बेहतरीन रात आपको सौंप के जा रहा हूं। फिर मुलाकात होगी कल नई सुबह के साथ, कल नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आपका नमस्कार। कल बैंक ऑफ बड़ौदा से बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड नाइट।